कुछ दिनों बाद ही मेरी बुआ अचानक ही हमारे घर आई थीं। उनका आना मुझे चौंकने पर मजबूर कर चुका था। मैं समझ गई थी उनके आने का असली मकसद क्या है। वो यकीनन मेरे और राजवीर के रिश्ते के हवाले से मम्मी पापा से बात करने के लिए आई थीं। बुआ हमेशा से ही मुझे बहुत चाहती थीं। उन्होंने राजवीर की बदतमीजी के बाद भी मुझसे बहुत माफ़ी मांगी थी। मेरा दिल अपनी बुआ की तरफ से बिल्कुल साफ था। उन्होंने आते ही मम्मी पापा से मेरी शादी की बात की थी कि बस अब अपनी बहू मैं अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ। मम्मी पापा काफ़ी हैरान थे कि अचानक से बुआ को हुआ क्या है। हैरान तो मैं भी थी, लेकिन मेरी हैरानी जल्दी ही ख़त्म हो गई थी जब राजीबीन ने मुझे यानी कि रागनी को इस बारे में बताया था कि मेरी अम्मा ज़बरदस्ती मेरी शादी अपने भाई की बेटी के साथ करवाना चाहती हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया है, लेकिन वो मेरी बात सुनी नहीं रही। आज भी उन्होंने मेरे साथ बहुत बवाल मचाया था। जब मैंने उन्हें मना करा तो उन्होंने खुद को मारने की धमकी दी है। इसी वजह से मैं खामोश हो गया हूँ। कुछ भी हो, वो भले ही मेरी सौतेली माँ है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी स्पेशल हैं। उन्होंने बचपन से अब तक मुझे बहुत प्यार और नाज से पाला है। मेरी हर बदतमीजी को, मेरी हर बदसलूकी को खामोशी से सहा है। वो ये सब बोलकर कुछ पल के लिए खामोश हुआ था, और फिर अचानक ही जो बात राजवीर ने मुझसे कही वो मुझे हैरत में डाल चुकी थी। उसका कहना था कि रागिनी, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। इन 4 महीनों में मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि औरत बहुत ही प्यारी चीज़ होती है। अगर उसके साथ मोहब्बत से पेश आओ तो उसका पता चलता है कि वो कितनी अनमोल है। और रागिनी, तुम भी मेरे लिए अनमोल हो। मोहब्बत कर बैठा हूँ तुमसे। तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जब तक तुमसे बात न करूँ मेरा दिन ही नहीं गुजरता। रात को नींद नहीं आती जब तक तुम्हारी मीठी सुरीली आवाज़ मैं अपने कानों में न सुन लूँ। रागिनी, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन ये शुभांगी नाम का कांटा मेरे गले में अटक गया है, जिसे मैं चाह कर भी निकाल नहीं सकता। अगर मेरी माँ की मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी शुभांगी से शादी ना करता। लेकिन रागिनी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हम दोनों सिर्फ एक दूजे के लिए ही बने हैं। तुम देखना, जल्दी ही मैं शुभांगी को अपने जीवन से निकाल दूंगा। उसे इतना दर्द, इतनी तकलीफ दूंगा कि वो मुझे खुद ही हाथ जोड़कर कहेगी कि मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। और रागिनी, फिर वो दिन दूर नहीं जब हम एक होंगे, सिर्फ एक दूजे के लिए हमारी मोहब्बत होगी। राजवीर की ये बातें सुनकर मैं सांस लेना भूल गई थी। मैं तो अपनी किस्मत पर खुश हो रही थी कि राजवीर मुझे बिन मांगे ही मिल गया था। लेकिन राजवीर मेरे साथ शादी के बाद जो करने वाला था, उसे सोचकर ही मेरी रूह कांप उठी थी। वो तो मुझे इस बात का बदला लेना चाहता था कि शुभांगी की वजह से उसे रागिनी नहीं मिल पाई थी। मेरा जी चाहा कि मैं राजवीर को सच्चाई बता दूं कि मैं ही शुभांगी हूँ, लेकिन मेरा दिल कांप उठा था कि वो शुभांगी से इतनी नफरत करता है। अगर उसे पता चला कि उसकी रागिनी ही शुभांगी है तो कहीं शुभांगी से उसकी नफरत रागिनी की मोहब्बत पर भारी न पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं राजवीर को हमेशा हमेशा के लिए खो देती। कम से कम रागिनी बनकर मुझे राजवीर की मोहब्बत तो मिल रही थी, यही मेरे लिए काफ़ी था। मैंने दिल पर पत्थर रखकर राजवीर से शादी करने का फैसला कर लिया था। भले ही वो शादी के बाद मुझे कितना भी दर्द देता, मैं हंसकर सह लेती। कम से कम रागिनी बनकर मुझे राजवीर की मोहब्बत का सहारा तो था। सच्चाई जानकर अगर वो सहारा भी छूट जाता तो मैं बिल्कुल खाली दामन रह जाती। मेरी किस्मत में सिवाय राजवीर की नफरत के कुछ भी नहीं आना था। फिर भी मैं आस की डोरी को हाथ से छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने कांपते हुए शब्दों में राजवीर से कहा था कि राजवीर, तुम शिवांगी से इतनी नफरत क्यों करते हो? वो मोहब्बत करती है तुमसे। मोहब्बत करना कोई पाप नहीं होता। राजवीर कहने लगा, उसकी मोहब्बत मोहब्बत नहीं है। वो सिर्फ उन्हीं लड़कियों की गिनती में आती है जो मेरी दौलत, मेरी पर्सनालिटी के आगे पीछे घूमती रहती हैं। और मुझे नफरत है ऐसी लड़कियों से जो लड़कियों के पीछे अपनी इज्जत हथेली पर लिए फिरती रहती हैं। लड़कियों की इज्जत कांच की तरह होती है और उन्हें अपनी इज्जत संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन शुभांगी हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से ताकती रहती है। उसे इस बात का भी एहसास नहीं होता कि उसके आसपास कौन बैठा है। उसके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है। मैंने कहा, राजवीर, लेकिन ये गलत है। वो बचपन से मोहब्बत करती है, जैसा कि तुमने मुझे बताया था। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन हमारी सिर्फ 4 महीने की मोहब्बत है और शुभांगी की 20-22 साल की मोहब्बत है। तुम उसे यूं नहीं कह सकते। मैं चाहती थी राजवीर किसी तरह शुभांगी की मोहब्बत को स्वीकार कर ले, लेकिन मुझे ऐसा होता किसी भी नज़र नहीं आ रहा था। कहने लगा, लेकिन रागिनी,
देखो, दिल पर किसी का बस नहीं होता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शुभांगी से मुझे नफरत महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। मेरे दिल पर मेरा बस नहीं है। और बस अब उस शुभांगी नाम के चैप्टर को यहीं पर क्लोज कर दो। मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना। ये कहकर राजवीर ने फ़ोन रख दिया था और मैंने दिल ही दिल में भगवान से न जाने कितनी प्रार्थनाएं कर डाली थीं कि काश राजवीर का दिल बदल जाए और वो शुभांगी की मोहब्बत को स्वीकार कर ले। राजवीर ने जिस दिन रागिनी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, उसी दिन मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो रही थीं। मम्मी पापा ने मेरी शादी की रजामंदी बुआ को दे दी थी। राजवीर बहुत अच्छा खाता पीता था। खानदान में उस जैसा लड़का कोई और था ही नहीं। शक्ल सूरत का भी बहुत खूबसूरत था, इसीलिए भी मम्मी पापा उसे इनकार नहीं कर पाए थे। मम्मी पापा ने उसकी बदतमीजी को भी नज़रअंदाज कर दिया था और मेरा रिश्ता राजवीर के साथ जोड़ दिया गया था। बल्कि पापा ने मुझे समझाया भी था कि शादी के बाद राजवीर खुद ही ठीक हो जाएगा। वो दिल का बुरा नहीं है, बस वो शुरू से ही ऐसे चिड़चिड़े मिजाज का लड़का है। और पापा के समझाने पर मैंने सर झुका दिया था। मैं क्या कह सकती थी कि उसकी नफ़रत की वजह कुछ और थी। वो मेरी मोहब्बत को गलत रंग दे गया था, मेरी मोहब्बत को नीच और ओछा बता दिया था। हालांकि मेरी मोहब्बत कितनी पाक साफ थी ये सिर्फ मैं ही जानती थी। मेरी शादी की तारीख 15 दिनों के बाद रखी गई थी। मुझे अपने घर से बुआ के घर ही जाना था, इसलिए ज़्यादा तैयारियां करने की भी ज़रूरत नहीं थी। बुआ ने दहेज के लिए भी मना कर दिया था क्योंकि उनके घर में हर एक चीज़ मौजूद थी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। खानदान में सबसे ज़्यादा उनका आलीशान घर था। मुझे अपना आप अब खुशकिस्मत महसूस हो रहा था, लेकिन मैं रागिनी की वजह से काफ़ी डरी सहमी हुई भी थी। वो लगातार रागिनी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और इस बात के बारे में बोलता था कि भले मैं शुभांगी से शादी कर लूँ, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी उसको बीवी के रूप में कबूल नहीं करूँगा। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है रागिनी, और मैं तुम्हें ही अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। भले ही आज वो मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल हो रही है, लेकिन मैं उसे अपने दिल में, अपनी ज़िंदगी में कभी भी जगह नहीं दूंगा। वो सिर्फ मेरे नाम की पत्नी होगी। मैं उसे पत्नी होने का हक कभी नहीं दूंगा। मेरे तन, मेरे मन पर सिर्फ तुम्हारा हक है रागिनी। राजवीर की ऐसी बातें मेरा दिल धड़का देती थीं। पता नहीं आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला था। मैं दुल्हन बनी अपनी सहेलियों के पास बैठी हुई थी कि मेरे मोबाइल पर फिर से राजवीर की कॉल आई थी। शादी होने में कुछ ही समय बाकी था और राजवीर मुझे कॉल कर रहा था। ना चाहते हुए भी मैंने कॉल रिसीव किया था। राजवीर कहने लगा, रागिनी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है उस लड़की से शादी करने का। हम कहीं भाग चलते हैं। प्लीज़ तुम किसी तरह अपने घर से आ जाओ। हम कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। मैंने कहा, राजवीर, ये गलत है। वो लड़की तुम्हारे नाम से सजी सबरी बैठी है। तुम्हारी शादी होने में कुछ ही समय बाकी है। लड़की की इज्जत कांच की तरह होती है, तुमने ही कहा था। और अगर तुम्हारी वजह से उसकी इज्जत पर दाग आया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें मेरी कसम है राजवीर, जाओ शिवांगी से शादी कर लो। मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की का दर्द मैं ही महसूस कर सकती हूँ। मैं अपने आंसू अंदर ही अंदर कहीं उतार रही थी। अगर राजवीर शादी से इनकार कर देता तो मेरे माँ बाप का क्या होता। मेरी इज्जत की अर्थी निकल जाती। मैंने अपनी कसम देकर राजवीर को शुभांगी से शादी करने के लिए राजी कर लिया था और मेरे लाख चाहने के बावजूद भी राजवीर के दिल में शुभांगी की नफरत कम नहीं हुई थी। एक दो बार मैंने रागिनी बनकर राजवीर को इस बात के बारे में समझाना भी चाहा था कि इस समय बेचारी शुभांगी का क्या कसूर है। वो तो बिना वजह ही बेमौत मारी जा रही है। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है तो तुम उसकी मोहब्बत को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते। और जवाब में राजवीर ने मुझे यानी रागिनी को कह दिया कि शिवांगी से मेरी नफरत काफ़ी पुरानी है। शिवांगी की माँ ने जो सलूक मेरी सगी माँ के साथ किया था वो मैं ज़िंदगी भर भुला नहीं सकता। राजवीर के मुंह से ये बात सुनकर मैं और भी दंग हुई थी। यानी कि शिवांगी की नफरत के पीछे राजवीर की एक और वजह थी। मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा था, क्या किया था शिवांगी की माँ ने तुम्हारी माँ के साथ। राजवीर कहने लगा कि मेरी माँ शिवांगी की माँ कभी दोस्त हुआ करती थीं, लेकिन मेरे मम्मी और पापा में शादी से पहले ही मोहब्बत हो गई थी। शिवांगी की माँ भी मेरे सगे पापा से मोहब्बत कर बैठी थी, लेकिन मेरे सगे पापा मेरी मम्मी से मोहब्बत करते थे और दोनों ने शादी भी कर ली थी। शिवांगी की माँ ने तभी सोच लिया था कि इन दोनों को मिलने नहीं देना है और उन्होंने मम्मी पापा की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। मम्मी और मैं तो बच गए थे, लेकिन पापा मौके पर ही दम तोड़ गए थे। बाद में मम्मी ने दूसरी शादी तो कर ली थी, लेकिन मुझे अपने पापा की बहुत याद आती थी। मम्मी ने मुझे बताया था कि पापा की मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है। मुझे तभी से उस औरत से नफरत महसूस होने लगी थी।
सौतेले पापा ने मुझे सगे बाप का प्यार दिया था, इसलिए मैं अपने पापा की मौत को धीरे धीरे भूलने लगा था। लेकिन शिवांगी की माँ से मेरी नफरत कम नहीं हुई थी। ये राज सिर्फ मैं या मम्मी ही जानते थे। मम्मी ने मुझसे वादा लिया था कि तुम कभी भी इस राज से पर्दा मत हटाना, नहीं तो जिंदगी में तूफान आ जाएगा। शिवांगी की माँ भी खुश थी कि मेरी माँ ने इस राज के बारे में किसी को नहीं बताया था। जिंदगी यूं ही चल रही थी कि मेरी माँ को एक लाइलाज बीमारी ने आ घेरा और वो दुनिया से चली गई। लेकिन मेरी नफरत वैसी की वैसी ही रही थी। अब तुम ही बताओ रागनी, मैं उस औरत की बेटी से शादी कैसे कर सकता हूँ जिसने मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया था। इस वजह से ही मैं हमेशा शिवांगी से नफरत करता आया हूँ। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे अब खौफ सा महसूस होने लगा था। अब जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मुझे अपनी मौत नजर आ रही थी। मैं एक ही समय में शिवांगी और रागनी का रोल निभा निभा कर थक चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। शिवांगी बनना तो फिर भी आसान था, लेकिन रागनी का रोल निभाना बेहद मुश्किल था। राजवीर जब जब अपनी मोहब्बत का इजहार करता, मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस होता था। एक पल को मुझे अपना आप बहुत खुशकिस्मत लगता कि जिस शख्स को मैं चाहती हूँ वो भी मुझे दीवानों की तरह चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं हकीकत को देखती तो मुझे डर लगता था कि जब रागनी का सच राजवीर को मालूम होगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। इन सब बातों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। सब मुझे छेड़ रहे थे कि वाह भाई, तुम्हारे तो नसीब ही निराले हैं, इतनी आसानी से तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। लोग तो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलते हैं, लेकिन मैं जानती थी कि सच्चाई क्या थी और शादी के बाद मेरा क्या होने वाला था। आज मेरी बारात थी, जबकि राजवीर ने रागनी से रो रो कर अपनी मोहब्बत का इजहार किया था कि रागनी, आज भले ही मैं किसी और के नाम लिख जाऊंगा, लेकिन मोहब्बत तुमसे ही करता रहूंगा। और यहाँ मैं दुल्हन बनी उसकी इजहार मोहब्बत सुन रही थी। मेरा रोम रोम कांप उठा था। मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरे साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है जिससे मैं जानकार नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद ही बुआ राजवीर के साथ बारात लेकर हमारे द्वार पर आ पहुंची थी। उसकी बारात जिस अंदाज में आई थी, आसपास के सारे मोहल्ले ढोल की थाप पर धड़क उठे थे। अंदर बैठा मेरा दिल बहुत बुरी जोरों से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद ही मेरी शादी की सारी रस्में राजवीर के साथ पूरी हो चुकी थीं और मैं पूरे हक के साथ राजवीर के नाम लिख दी गई थी। लेकिन मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हो रही थी। मुझे तो चाहिए था मेरे कदम जमीन पर न टिकते, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही बुआ ने विदाई की ख्वाहिश जाहिर कर दी थी और मैं माँ बाप के आशीर्वाद के साए तले अपने घर से विदा होकर बुआ के आलीशान घर में आ गई थी। बुआ मुझे बहुत सलीके से राजवीर के कमरे में बिठाकर जा चुकी थी, जबकि मैं उस जहाजी साज पर बैठी अपने दिल की धड़कनों को संभाल रही थी। मैं अजीब ही उलझन का शिकार थी। भगवान न करे अगर कुछ हो गया मेरे साथ तो फिर क्या होगा। और ऊपर से रागनी का सच मेरे होश उड़ाए हुए था। थोड़ी देर बाद ही कमरे का दरवाज़ा खुला और राजवीर अपनी पूरी मर्दाना खूबसूरती के साथ कमरे में दाखिल हुआ था। उसके कोलोन की खुशबू जब मेरे नाक के नथों से टकराई तो मुझे इस बार अपना दिल बेकाबू होता हुआ महसूस हुआ था। अब जाकर मुझे एहसास हुआ था कि मैं किसके कमरे में बैठी हुई हूँ। थोड़ी देर तक मुझे कमरे में कोई हलचल महसूस नहीं हुई थी। मैंने घूंघट की आड़ से सामने की तरफ देखा तो राजवीर सोफे पर टांग रखे बैठा हुआ था। मुझे अपनी गुस्से भरी आंखों से घूर रहा था। उसके हाथ में सिगार मौजूद था, लेकिन अभी सिगार को जलाया नहीं था। उसने जब महसूस किया कि मैं उसे देख रही हूँ तो उसने इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया था। मैं अपनी धड़कनों को संभालती हुई बेड से नीचे उतरी तो कमरे में मेरी चूड़ी और मेरे जेवर से एक झनकार सी गूंज उठी थी, जिसको राजवीर ने बहुत ही बेजारी से सुना था। मैं कदम कदम चलती हुई राजवीर के पास पहुंची थी। मेरे करीब आने की देर थी कि अचानक ही राजवीर ने मेरी कलाई थामी और मुझे अपने करीब किया था। मैं लड़खड़ाकर राजवीर के सीने पर जाकर गिरी थी। मेरी सांसें बहुत भारी हो रही थीं। मेरा दिल बाहर आने के करीब हो गया था। मैं आंखों की झालर उठाकर लगातार उसको देख रही थी। मैं अभी कुछ कहती या कुछ और सोचती कि अचानक ही मुझे अपनी गर्दन पर जलते सिगार का एहसास महसूस हुआ था। मैं एकदम ही बेचैन होकर उसकी गिरफ्त से आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन उसने धीरे धीरे मेरी गर्दन पर सिगार से कुछ बनाना शुरू किया था और एक जोरदार चीख मेरे हलक से निकली थी। मैं दूसरी दफ़ा चीख मारती इससे पहले ही उसने अपनी हथेली मेरे होठों पर जमा दी थी और मेरी चीख का गला घोंट दिया था और मेरे कान के करीब अपना मुंह लाकर कहने लगा, बहुत शौक था ना तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आने का, अब बर्दाश्त करो मेरी मोहब्बत को। मेरी मोहब्बत करने का यही अंदाज है।
खुशियाँ मनाओ कि राजवीर तुम्हें मिल गया है। जिसकी तमन्ना तुमने की थी वो तुम्हारी तमन्ना पूरी हुई है। अब मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि जिसका तुमने ख्याल भी नहीं किया होगा। तुम्हारी माँ ने जो मेरी माँ के साथ किया था उस सब का भुगतान अब तुम्हें ही भरना है। तुम भी उसी जैसी औरत हो, एक मर्द के पीछे पागल। तुम्हारी माँ की भी ओछी मोहब्बत थी। मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत में कुर्बानी दी जाती है, ली नहीं जाती। और अगर मोहब्बत में कुर्बानी ली जाए तो वो मोहब्बत नहीं गाली बन जाती है। और तुम्हारी मोहब्बत भी मेरे लिए गाली है। मैं नहीं मानता इस मोहब्बत को। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो अपने शब्दों का जहर मेरे कानों में उंडेल कर मुझे एक धक्का देकर कमरे से बाहर जा चुका था, जबकि मैं अपनी किस्मत पर रोती रह गई थी। मेरी गर्दन पर तेज जलन का एहसास हो रहा था। आईने के सामने जाकर देखा तो गर्दन पर जलते सिगार के अच्छे खासे निशान बन चुके थे। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने जो कुछ किया गलत किया है। मुझे ये सब कुछ नहीं करना था। मैं सब जानती थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ रागिनी की वजह से मेरे साथ हो रहा है। राजवीर रागिनी की मोहब्बत में दीवाना था और इसी दीवानगी की वजह से मुझसे दीवानों की हद तक नफरत भी करता था। कहीं ना कहीं उसे लगता था कि शायद मेरी वजह से ही वो रागिनी को मिल नहीं पाया। शायद मेरी माँ के बदले को वो मुझसे इस तरह न लेता। शायद मेरी माँ के किए को वो भूल गया होता, लेकिन रागिनी की मोहब्बत वो दिल से निकाल नहीं पाया था। मेरा दिल शिद्दत से चाहा कि मैं राजवीर को इस बात के बारे में बता दूं कि तुम जिससे मोहब्बत का दम भरते हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही रागिनी हूँ और मैं ही शिवांगी हूँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि राजवीर का कोई भरोसा नहीं था कि वो मुझे तलाक दे देता। क्योंकि आज मैंने राजवीर की नफ़रत की हद भी देख ली थी। अगर वो शिवांगी से इतनी नफ़रत करता है तो इस नफ़रत में वो रागिनी की मोहब्बत को भुलाकर शिवांगी को तलाक भी दे सकता था। मैंने खुद को वक्त के धारे पर छोड़ दिया था और अपने आप को तसल्ली देने लगी कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सोफे पर औंधे मुंह गिरी हुई थी कि अचानक ही मेरा मोबाइल मेरे पर्स में बजने लगा था। मेरा दिल खौफ से धड़कना भूल चुका था, क्योंकि इस वक्त तो राजवीर ही हमेशा मुझे कॉल किया करता था। मैंने अचानक से अपनी जगह से खड़ी हुई अपने पर्स को खोलकर जैसे ही मोबाइल फ़ोन बाहर निकाला तो सामने राजवीर का नाम जगमगा रहा था। मेरे हाथ कांप गए थे। मैंने मोबाइल को यस करके कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से मुझे सिर्फ और सिर्फ रोने की आवाज़ आई थी। यानी राजवीर बाहर गैलरी में खड़ा रो रहा था। मेरा दिल डूब कर उभरा था। वो रोते हुए कहने लगा, रागिनी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बिना ज़िंदगी गुजारने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मैं इस बात को मानता हूँ कि आज भले मेरी शादी किसी और से हो गई हो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैं उसका होकर भी कभी उसका नसीब नहीं बनूंगा। राजवीर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी भी हिचकियाँ बंध गई थीं और मैं भी रोने लगी थी, जबकि दूसरी तरफ वो यही समझा था कि रागिनी उसकी मोहब्बत में रो रही है। उसने तुरंत ही मुझे इस बात का एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि वो जल्दी ही शिवांगी को तलाक दे देगा और रागिनी से शादी कर लेगा। ये बातें सुनकर मुझे अपना आप ज़मीन में गड़ता हुआ महसूस हुआ था। मैंने तुरंत ही कॉल काट दी थी और वहीं पर बैठती चली गई। मुझे अपना आप आज एक बार फिर से बोझ लगने लगा था। मेरे साथ ऐसा क्यों होता था? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। हर एक के साथ मैंने दिलजोई की थी, हर एक से मोहब्बत से पेश आती थी। तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता था? मुझे मेरी मोहब्बत क्यों नहीं मिल रही थी? ये सोचकर मेरे आंसू बह रहे थे। आधी रात के वक्त मैं बिस्तर से नीचे ज़मीन पर बैठे बैठे ही सो गई थी। सुबह सवेरे मेरी आँख किसी के झंझोड़ने पर खुली थी। सामने राजवीर मेरे सामने खड़ा था। काफ़ी निखरा निखरा सा मालूम हो रहा था। शायद अभी बाथरूम से नहाकर निकला था। गले में तौलिया लपेटे गीले बालों से पानी टपक रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने एक नफ़रत भरी निगाह मेरे ऊपर डाली और तुरंत ही मुझे हुक्म देने वाले अंदाज में बोला, फ़ौरन बाथरूम में जाओ, फ्रेश हो और अपने कपड़े बदल कर मुझे नाश्ता दो। मुझे ऑफिस भी जाना है। उसका आदेशी अंदाज ऐसा था कि मैं किसी और बात को सुनना नहीं चाहती थी। मैंने तुरंत ही उसकी बात मान ली। अपने कपड़े बदलकर नाश्ता बनाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मुझे तैयार देखकर कहने लगा, तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुमने मेरे घर में रहना है तो तुम्हें मेरी गुलामी करना होगी, नहीं तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद वो चला गया था, जबकि मैं हैरत से उसे जाता देखती रही। मैं अपने आंसू अंदर ही अंदर उतारती हुई किचन में चली गई थी। उसके लिए नाश्ता बनाकर मैंने उसके सामने रख दिया। उसने मुश्किल से पराठे का एक ही टुकड़ा मुंह में डाला था कि फ़ौरन ही प्लेट उठाकर उसने फेंक दी थी। गुस्से से मेरे करीब आया, मेरे बालों को अपने हाथों से दबोचते हुए कहने लगा, आगे से इतना घटिया नाश्ता तुमने बनाया तो तुम्हें जिंदा जला दूंगा। मेरे घर में रहना है तो मेरी गुलाम बनकर रहना होगा।
नहीं तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं होगी। उसने ये बोलकर मुझे धक्का दिया और लंबे लंबे कदम भरते हुए वहाँ से चला गया था और मैं ज़मीन पर बैठी अपनी किस्मत पर रोती रह गई थी। थोड़ी देर बाद ही बुआ ने उठ जाना था, इसलिए मैंने खुद को संभाला और जल्दी जल्दी किचन का काम निपटाने लगी। इस आलीशान घर में मेरे अलावा और कोई नहीं था, या सिर्फ बुआ थी या फिर उनका ये घमंडी बेटा था। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा एक दर्द से तड़पता वजूद था। धीरे धीरे मेरी शादी को 8 दिन गुजर गए थे, लेकिन राजवीर का वही रवैया था। वो मुझे दर्द और तकलीफ देने का कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ता था। हाँ, बुआ के सामने मेरे ऊपर थोड़ी बहुत दया दिखाता था, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता मुझे दर्द देकर उसे मज़ा आता था। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि किचन में ही चला आया। राजवीर जब भी मेरे करीब होता था मेरी धड़कनें तेज हो जाती थीं, क्योंकि मुझे पता होता था राजवीर अब ज़रूर मुझे दर्द देने की कोशिश करेगा, और आज भी ऐसा ही हुआ था। मैं बर्तन धो रही थी कि राजवीर के आने से मैं एकदम से चौंक उठी थी। मेरे हाथ से कांच का गिलास टूटकर फर्श पर गिर चुका था। राजवीर ने झुककर टूटे गिलास का एक टुकड़ा हाथ में उठाया था। धीरे से चलता हुआ मेरे करीब आया। मेरा शरीर कांप उठा था। पता नहीं राजवीर अब क्या करने वाला था। कहने लगा, बहुत मोहब्बत करती हो ना मुझसे? मैंने अचानक ही हाँ में सिर हिला दिया था। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे, क्योंकि ये सच था कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और आगे उसने जो कुछ किया, मेरी चीख पूरे घर में गूंज उठी थी। उसने मेरी कलाई पर कांच के टुकड़े से राजवीर नाम लिखा था। कहने लगा, मोहब्बत करती हो तो मेरा नाम अपनी कलाई पर लिखवाने की हिम्मत भी रखनी होगी। मोहब्बत करने वाले तो अंगारों पर चल जाते हैं, ये तो बस जरा सी तकलीफ है। मैं चीखती रही और वो कांच के टुकड़े से मेरी कलाई पर राजवीर नाम लिखता रहा। थोड़ी देर बाद वो किचन से जा चुका था और मैं अपने लहूलुहान हाथ को देख रही थी। थोड़ी देर बाद ही मेरे नंबर पर राजवीर का कॉल आ चुका था। यानी राजवीर रागनी से बात करना चाहता था। मैं दिल ही दिल में ठान चुकी थी कि मैं अब राजवीर को रागनी से दूर कर दूंगी, ताकि वो शिवांगी की तरफ चला जाए और ये रागनी वाला चक्कर ख़त्म हो जाए। यही सोचकर मैंने राजवीर को कोई जवाब नहीं दिया था और घर के कामों में लगी रही। रात के न जाने किस समय वो घर वापस आया था तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। बाल उजड़े हुए थे, जबकि चेहरे पर भी अजीब सी उदासी थी। उसने मेरा चेहरा देखते ही नफरत से मुंह फेर लिया था और मुझे हुक्म देने वाले अंदाज में कहने लगा कि मेरे जूते उतारो और फ़ौरन ही मेरे लिए खाना लेकर आओ। उसके बाद मेरे पाँव भी दबाना। मैंने खामोशी से उसके हर हुक्म पर सर झुका दिया था और उसके जूते उतार कर उसके लिए खाना लेने चली गई। इतने में वो कपड़े बदल कर बेड पर बैठा हुआ था। मैं खामोशी से उसके पास ही खड़ी रही। उसने आधी रोटी खाई होगी और अपनी जगह से खड़ा हो गया। शायद उसे एक बार फिर रागनी की तलब हो रही थी। वो वहाँ से उठकर बाहर चला गया और बाहर जाते ही मेरा मोबाइल फ़ोन बज उठा था। मैंने अपने मंसूबे के अनुसार उसका फ़ोन नहीं उठाया था, जबकि उसने लगातार मुझे 20 से 30 मिस कॉल की थी, लेकिन मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया था। रात को जब वो वापस आया तो मैं गहरी नींद सो चुकी थी, लेकिन उसने जिस अंदाज में मुझे उठाया था मैं डर कर उठकर बैठ गई थी और अचानक ही उसने मेरे मुँह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा था और मेरे बालों को गुस्से से खींचते हुए कहने लगा, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हुई है। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से आज मैं इस दोराहे पर आकर खड़ा हो गया हूँ। जो रागनी मुझसे दिन रात बातें करती थी, मेरे एक मैसेज पर, मेरी एक कॉल पर ही फ़ौरन जवाब देती थी, लेकिन आज इतनी कॉल्स पर भी उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया है। मुझे अपना आप ख़त्म होता महसूस हो रहा है। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि मेरी रागनी मुझे वापस मिल जाए। वो मजबूत मर्द मेरे कंधे से लगा रो रहा था, जबकि मेरे पास दिलासा देने के भी शब्द नहीं थे। वो रोते रोते मेरी गोद में सर रख गया था। मैं धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगी थी। वो घुटी घुटी आवाज़ में रो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक से हुआ क्या है। जो व्यक्ति हमेशा मुझसे नफरत का इजहार करता था, मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता था, आज अपनी मोहब्बत का सोग मेरी गोद में सर रखकर मना रहा था। वो रात मेरे लिए काफ़ी खुशगवार थी और बहुत ही दर्द भरी भी थी कि मेरा पति मेरी ही गोद में लेटा किसी और लड़की के नाम की मोहब्बत के लिए रो रहा था। मैंने इस रात राजवीर की सारी बातों को नज़रअंदाज करके उसे अपनी बाहों में समेट लिया था, जबकि राजवीर सब कुछ भुलाए मुझे ही रागनी का ख्याल करके अपनी बारिश में मुझे भिगोता चला गया था। अगली सुबह मैं समझी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो कल रात हम दोनों के बीच हुआ था उसके बाद मुझे यही लगा था कि अब सब बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अब तो असल कहानी शुरू होने वाली थी। अगली सुबह होते ही उसने मुझे इस बात के लिए बोल दिया कि रात को हमारे बीच जो कुछ हुआ था तुम उसे मेरी मोहब्बत का नाम मत देना।
मैं उस समय रागिनी को बहुत मिस कर रहा था। मेरे ख्यालों में सिर्फ रागिनी ही थी। रात को जो कुछ हुआ उसके बाद अब मैं तुम्हें अपने घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम मेरे घर से चली जाओ। मैं अकेले ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। ये सुनने की देर थी कि मैं एकदम उसके कदमों में बैठ गई। उसके पाँव पकड़ते हुए उससे विनती करने लगी कि तुम भले ही मुझे जानवरों की तरह रख लो, लेकिन मुझे अपने घर से मत निकालो। मेरे माँ बाप इस दुख को सह नहीं पाएंगे। मैं तुम्हारे घर में किसी नौकरानी की तरह रह लूँगी, तुमसे कोई भी इच्छा जाहिर नहीं करूँगी, लेकिन मुझे तलाक मत दो और ना ही अपने घर से निकालो। मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूँगी। शायद उसको मुझ पर तरस आ गया था, इसलिए मुझे वहीं छोड़कर चला गया। मैं समझ गई थी अगर रागिनी ने राजवीर से बात नहीं की तो वो जी नहीं पाएगा। उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता था और अब तो उसने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। और उसकी हालत को देखते हुए मैंने एक बार फिर से रागिनी बनकर उससे बातचीत शुरू कर दी थी। वो हर रोज़ ही मुझसे अपनी मोहब्बत का दम भरता था। वो दीवाना सा हो गया था। अब तो वो रागिनी से मिलना चाहता था, लेकिन मैं उससे कैसे मिल सकती थी, क्योंकि मैं मजबूर थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब जब उसकी बात रागिनी से नहीं होती थी तब तब वो मुझे तकलीफ़ देता था। मैं मानसिक दर्द के साथ साथ जिस्मानी दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए मैंने रागिनी बनना एक बार फिर से शुरू कर दिया था। और एक दिन मेरा ये सच उसके सामने इस तरीके से आएगा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। उस दिन मैं खामोशी से उसके जूते पॉलिश कर रही थी कि अचानक उसने बैठे बैठे रागिनी को फ़ोन मिला दिया। मेरा मोबाइल उसके बिल्कुल सामने ही रखा हुआ था, लेकिन वाइब्रेशन पर था और मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा ही अपने मोबाइल को वाइब्रेशन पर रखती थी, क्योंकि मुझे पता था राजवीर मुझे कभी भी कॉल कर सकता था। उसने एक नज़र मुझे देखा तो मैं अपने आप में ही मगन उसके जूते पॉलिश करने में लगी हुई थी। पहले जिस तरीके की बदसलूकी वो मेरे साथ करता था, अब कुछ कम कर चुका था। शायद वो भी समझ गया था कि अगर मेरी माँ ने उसकी माँ के साथ कुछ गलत किया था तो इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ उसकी सेवा करती थी, उसके आगे पीछे घूमती थी। इसी वजह से उसने मुझे मारना पीटना कम कर दिया था, लेकिन मानसिक तकलीफ मुझे अब भी पूरी पूरी देता था। उसने एक दो बार फिर रागिनी को कॉल किया तो मेरे नंबर पर ही रिंग होने लगी। उसने कुछ सोचकर मेरा फ़ोन उठाया और सामने अपना नाम देखकर वो चौंक गया था, क्योंकि स्क्रीन पर राजवीर खुराना नाम जगमगा रहा था। उसने तुरंत ही मेरा मोबाइल जल्दी जल्दी चेक करना शुरू किया तो उसे सारी हकीकत पता चलती चली गई। मैं किसी काम से जैसे ही उसके पास से गुजरी थी, अपना मोबाइल उसके हाथ में देखा तो मेरी खुद की हवाइयाँ उड़ चुकी थीं, यानी उसको सच मालूम हो गया था। मैं समझ चुकी थी कि अब वो मुझे हर हाल में तलाक देकर ही दम लेगा। उसने मेरी तरफ बेयकीन नज़रों से देखा था। अचानक ही अपनी जगह से खड़ा होकर कमरे से बाहर चला गया। मैं वहीं सोफे पर बैठी चली गई थी। इन पलों के लिए मैंने कभी खुद को तैयार ही नहीं किया था। कभी नहीं सोचा था कि जब राजवीर पर मेरी सच्चाई खुलेगी तो क्या होगा। कुछ समझ नहीं आया तो भगवान के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोते हुए प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, रागिनी की मोहब्बत जीत जाए। वो रागिनी से दीवानों की तरह मोहब्बत करता है, लेकिन शिवांगी से दीवानों की तरह नफरत भी करता है। आज मोहब्बत की जीत कर दे भगवान, मेरा राजवीर मुझे दे दे, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। रात के आखिरी पहर वो कमरे में दाखिल हुआ था। मैं अभी तक बेचैनी से जाग रही थी। मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। एक तो वो घर वापस नहीं आया था, और दूसरा जो हकीकत उसको पता चली थी उसका रवैया सोच सोच कर मेरा खून सर्द हो चुका था। उसने मुझे जागते हुए देखा तो खामोशी से मेरे पहलू में ही सो गया। उसने मुझसे कोई भी बात नहीं की थी, जबकि मैं उसके इतने खामोश रवैये पर काफ़ी हैरान थी। वो चुपचाप बेड पर लेटकर सो गया था, लेकिन मेरा दिल अनजाने डर से काँप रहा था। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला था। मैं राजवीर से बात करना चाहती थी, भले ही वो मुझ पर गुस्सा करे, चीखे चिल्लाए, लेकिन ये खामोशी मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी। वक्त अपनी रफ्तार के अनुसार गुजरता जा रहा था और उसने मुझसे बिल्कुल भी बातचीत करना बंद कर दी थी। पहले जो वो अपनी जबान का जहर मेरे कानों में उंडेलता रहता था, अब सब कुछ बंद हो गया था। ना वो मुझसे अपना कोई काम कहता, ना ही मुझे अब कोई बात करता था, और मुझसे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भले ही वो मुझे दर्द देता, लेकिन मुझसे बात तो करता। एक दिन मैं खुद ही उसके पैरों में बैठ गई और वो मुझे खामोशी से तकता रहा। मैंने कहा, राजवीर, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है, लेकिन तुम खुद सोचो, मैं कभी भी तुमसे नफरत नहीं कर सकती। हमेशा तुम्हारे ही नाम का दम भरती रही हूँ, बचपन से तुम्हारे नाम पर बैठी रही, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती रही, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? तुम्हारी नफरत, तुम्हारी बेवजह धमकियाँ और बेइज्जती। इसी चीज़ का बदला लेने के लिए मैंने रागिनी का रूप लिया था कि मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाऊं कि मोहब्बत क्या होती है।
और जब उसका महबूब उसको नज़रअंदाज करता है या फिर उसको तकलीफ़ देता है तो उसको कैसा महसूस होता है। लेकिन मैं भूल गई थी राजवीर कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बेपनाह मोहब्बत। तुम्हारा दिल कभी तोड़ ही नहीं सकती थी। मेरा प्लान तो यही था कि रागिनी की मोहब्बत में जब तुम पूरी तरह डूब जाओगे तो तुम्हारा दिल तोड़कर तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तब तुम्हें किसी की मोहब्बत का एहसास होगा। लेकिन मैं तुम्हारा दिल तोड़ ही ना सकी। मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती राजवीर। मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं चाह कर भी खुद को ये सब करने से रोक नहीं पाई थी। अपनी बात कहकर मैं खामोश हो गई थी और राजवीर से थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार कर लिया था खुद को। लेकिन अचानक ही उसके हाथों का स्पर्श मुझे अपने पैरों पर महसूस हुआ था। मैंने झटके से सर उठाया। राजवीर मेरे कदमों में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था। कहने लगा, बस मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। गलत तो मैं था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। और मुझे वाकई इस बात का एहसास हो गया है कि इंसान जब मोहब्बत करता है तो उसका महबूब उसके साथ ऐसा रवैया रखता है तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। मैं नहीं जानता था मेरी शिवांगी ही मेरी रागनी है। मुझे तुमसे हमेशा से ही नफरत रही थी, क्योंकि मेरी माँ की वजह से। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ के साथ ठीक नहीं किया था। मुझे लगता था तुम भी अपनी माँ की तरह मर्दों के पीछे भागने वाली लड़की हो। लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत को मान गया हूँ शिवांगी। मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ़ दी, तुम्हें कितना दर्द दिया, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं गई। लेकिन जो बात मुझे पता चली है कि तुम ही मेरी रागनी हो, तो एक बार मुझे फिर से मोहब्बत पर उकसाने लगी है। उसने बोलते बोलते ही मुझे अपने गले से लगा लिया था। मैंने भी सारी खताओं को माफ़ करके उसे सच्चे दिल से स्वीकार कर लिया था। मेरी मोहब्बत, मेरी ईमानदारी, मेरी वफादारी रंग ले आई थी और मुझे मेरी मोहब्बत पूरे हक से मिल गई थी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।